अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज आप लोग देख रहे होंगे और आप ये सोच रहे होंगे कि ये आज जो है वो केमिस्ट्री क्लास की जगह ये अचानक फूड क्लास कैसे स्टार्ट हो गई है, कुकिंग क्लास कैसे स्टार्ट हो गई है। तो ऐसा नहीं है, मैं एक्चुअली कुछ समझाने जा रही हूँ, एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, तो उसके लिए जो है वो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, तो बेसिकली हमें कभी भी कोई भी फूड हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, कोई भी फूड हम कुक करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, वी नीड इंग्रेडिएंट्स। सो वो इंग्रेडिएंट्स जो है वो हमें कैसे पता चलता है। लेट्स सपोज कि आप वो शख्स हैं जिसने पहली दफ़ा बिरयानी खाई है। ठीक है, यू आर द पर्सन जिसने पहली दफ़ा जो है वो बिरयानी खाई है ज़िंदगी में, और उसे पता ही नहीं है कि इसमें क्या क्या डलता है। ठीक है, तो आप जो है वो फिज़िकल अपीयरेंस देख के ये आइडिया तो लगा लेंगे कम से कम कि इसमें राइस मौजूद है एंड इसमें जो है वो मीट मौजूद है। ठीक है, जो भी आपको फिज़िकली चीज़ें नज़र आ रही होंगी वो आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप चाहे आप छोला चाट खा रहे हो या आप फ्रूट चाट खा रहे हो, ठीक है, उसमें भी यही सीन है कि आपको जो फिज़िकल अपीयरेंस, जैसे फ्रूट्स में आपको बनाना, एप्पल, मैंगोज और जो भी फ्रूट्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि यार हाँ ये इससे बनती है। ठीक है, बट देयर इज़ समथिंग मोर। ठीक है, उसमें हम कुछ ना कुछ और भी ऐड करते हैं जिसका हमें टेस्ट से पता चल रहा होता है। एक हो गई हमने कि उसको देख के अंदाज़ा लगा लिया कि यार इसमें क्या मौजूद है। सेकंड चीज़ वो कि हमने टेस्ट के ज़रिए हमें पता चलेगा वो इसमें जो है वो फलाना मसाले डले हुए हैं, सॉल्ट डला हुआ है, शुगर है और समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये मैं बेसिकली क्यों बता रही हूँ, मेरा मकसद क्या है ये बताने का। मेरा मकसद ये है बताने का, जब भी हम केमिकल पे काम करते हैं, हम सिंथेसिस की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि लेट्स सपोज मुझे कोई केमिकल कंपाउंड प्रिपेयर करना है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ठीक है, मुझे स्टार्टिंग केमिकल्स चाहिए ताकि मैं जो है वो अपना प्रोडक्ट प्रिपेयर कर सकूँ। ठीक है, कोई भी मुझे लाके कह दे कि भाई आपने जो है वो पैरासीटामॉल बना दी। ठीक है, अगर मैं केमिस्ट्री स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मुझे क्या पता होगा कि पैरासीटामॉल क्या है, पैरासीटामॉल कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये मुझे नहीं पता होगा। ठीक है, लेकिन जब आप केमिस्ट्री स्टूडेंट होते हैं तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया होता है कि व्हाट इज़ पैरासीटामॉल या व्हाट इज़ अदर कंपाउंड, राइट। तो यहाँ पर होता क्या है कि जिस तरह से आपको इंग्रेडिएंट चाहिए फूड को प्रिपेयर करने के लिए, उसी तरह से आप जब केमिकल कंपाउंड को बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो उसको हम स्टडी करते हैं रिट्रोसिंथेसिस के अंदर। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो नया टॉपिक है, हम रिट्रोसिंथेसिस पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली इस टॉपिक की जो है वो मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि आप इस टॉपिक पे जो है वो लेक्चर प्रिपेयर कर दें, तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं लेक्चर बना देती हूँ। तो ये मेरा जो लेक्चर है, इसकी जो सीरीज़ होगी वो उर्दू में होगी, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने मुझे इसकी रिक्वेस्ट की थी उन्होंने कहा था कि आप उर्दू में जो है वो लेक्चर को प्रिपेयर कर दीजिएगा। तो लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में भी लेक्चर को प्रिपेयर कर दूँ, तो आप फिर कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। और उसके अलावा ये कि अगर आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का लेक्चर पढ़ना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और सेकेंडली मेरा जो है वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड से शेयर भी कर दें। सो हम जो है वो रिट्रोसिंथेसिस को पढ़ते हैं डिटेल में। तो बेसिकली व्हाट इज़ मीन बाय रिट्रो, रिट्रो का मतलब क्या है। ठीक है, सिंथेसिस से तो आप लोग वाकिफ़ होंगे, सिंथेसिस का आपको पता होगा। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, बनाना। ठीक है, कि मुझे भी कोई चीज़ प्रिपेयर करनी है, वो क्या कहलाएगी, सिंथेसिस कहलाएगी उसकी। ठीक है, यानी कोई कंपाउंड को मैं बनाना चाहती हूँ, उसमें मुझे क्या कहलाएगी, सिंथेसिस कहलाएगी। ठीक है, तो रिट्रो से क्या मुराद है, बेसिकली रिट्रो इज़ द डिसकनेक्शन अप्रोच, राइट। रिट्रो क्या है, एक डिसकनेक्शन अप्रोच है। व्हाट इज मीन बाय डिसकनेक्शन अप्रोच, राइट। So disconnection approach is a theoretical method used to break down large organic molecules into smaller components, right. What is mean by it, there is a molecule and I have
टारगेट, मुझे ये मॉलिक्यूल बनाना है, ठीक है, मेरा टारगेट क्या है कि मुझे ये मॉलिक्यूल बनाना है। और आप ऐसे सपोज करो कि मुझे इस मॉलिक्यूल के बारे में पता नहीं है, मीन्स ये कि मुझे ये नहीं पता कि ये किस तरह से बनेगा या इसके इनिशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, ठीक है, जो कि मुझे नहीं बताया गया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको हर एंगल से देखना पड़ेगा कि मैं इसको किस तरह से डिस्कनेक्ट करके इसके इनिशियल पॉइंट तक पहुंच जाऊं, ठीक है। तो उस तक पहुंचने के लिए मुझे इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। अब अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है वो नॉन केमिस्ट बंदा आके जो है वो इस रिट्रोसिंथेसिस के जरिए जो है वो कंपाउंड बना लेगा, ऐसा नहीं, क्योंकि बिकॉज आपको जो है वो जो भी रिएक्शन केमिस्ट्री है, रिएक्शन मैकेनिज्म की केमिस्ट्री है, वो आपको आनी चाहिए फॉर द रिट्रोसिंथेसिस, ठीक है। अगर आपको अच्छे से नहीं भी आती तो मैं जो भी टॉपिक्स को डिस्कस करती जाऊंगी तो उसमें इंशाल्लाह मैं उसके मैकेनिज्म्स को और उसके रिएक्शन केमिस्ट्री को भी डिस्कस कर लूँगी। लेकिन जो है वो एक केमिस्ट को जो कि बेसिकली सिंथेसिस करना चाहता हो, उसको जो है वो बेसिक केमिकल केमिस्ट्री आनी चाहिए। मतलब ये कि उसको अल्कीन की केमिस्ट्री पता हो, उसको अल्कोहल जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी केमिस्ट्री का पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर इसको देख सकती हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिकली एस्टर ग्रुप है, ठीक है। मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पे लिया है और इसको बेसिकली कहते क्या है, इसको कहते हैं इथाइल ईस्टर। बहुत से स्टूडेंट्स को पता होगा, अगर किसी को नहीं भी पता तो मैं बता देती हूँ कि इसको इथाइल ईस्टर कहते हैं। और इसको इथाइल ईस्टर इसलिए कहते हैं, बेसिकली ये फंक्शनल ग्रुप ईस्टर है, ठीक है। और अच्छा, अब मुझे इसको क्या करना है, डिस्कनेक्ट करना है, मतलब इसको तोड़ना है, ठीक है, ताकि मैं इनिशियल इंग्रेडिएंट्स की तरफ पहुंच जाऊँ, ठीक है। अब मेरे पास क्या ऑप्शंस है, मैं यहाँ से तोड़ दूँ, यहाँ से तोड़ूँ, यहाँ से तोड़ूँ, ये यहाँ से तोड़ूँ, बट आई हैव टू सेलेक्ट कि बहुत ज़्यादा बेहतर मुझे जो है वो इनिशियल जो मटेरियल है वो कौन सी डिस्कनेक्शन देगी। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अगर मैं इसको इस तरह से ब्रेक करूँ तो मुझे बेस्ट जो है वो इनिशियल केमिकल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो कैसे कि जब मैं इसको यहाँ से ब्रेक करूँगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पार्ट मेरा क्या है, इथानॉल, राइट। ऑब्वियसली कि जब ये यहाँ से ब्रेक होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इथानॉल के अंदर, राइट। और जो ये पार्ट होगा ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इथानोइक एसिड के अंदर, ठीक है। इथानोइक एसिड क्या है, CH3COOH, राइट। तो ये जो है वो इथानोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हमारा वही अगेन चीज़ के इसका टारगेट क्या है, ठीक है। द पर्पस ऑफ दिस अप्रोच इज टू आइडेंटिफाई सिंपल मॉलिक्यूल फ्रॉम विच द टारगेटेड मॉलिक्यूल कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, ठीक है। तो इसका रिट्रो करने का या इसकी डिस्कनेक्शन करने का हमारा टारगेट क्यों है, हमें क्यों करना है, ताकि हम जो है वो इसके इनिशियल कंपोनेंट्स की तरफ जा सकें कि हम इसको किस तरह से बना सकते हैं। जब एक दफ़ा आप रिट्रो कर लेते हैं, ठीक है, आप उन इंग्रेडिएंट्स को पा लेते हैं, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, फिर उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, मोस्टली ऐसा नहीं होता है कि ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो जो नज़र आ रहा है वैसा ही कंडीशन हो, क्योंकि आपको कुछ कहीं पे कुछ कंडीशंस भी प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, जैसे आपको कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा या आपको जो है वो हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी या आपको जो है वो लो टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो ये सारे जो है वो फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जाहिर सी बात है कि हम जो भी उसको फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करते जाएंगे या कंपाउंड को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, बट दिस इज़ अबाउट कि ये आइडिया क्या है, ठीक है, रिट्रोसिंथेसिस का आइडिया क्या है और ये है क्या, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जब भी हम कोई भी न्यू कंपाउंड बनाने जा रहे होते हैं, किसी की सिंथेसिस करने जा रहे होते हैं, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आप उसकी रिट्रो करें, उसको डिस्कनेक्ट करें, ठीक है। जब आप उसकी सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल पे पहुंच जाएं, जो कि अवेलेबल भी होना चाहिए मार्केट में, ठीक है, अगर वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है और आप ऐसे मॉलिक्यूल की तरफ पहुंच गए तो फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आप ने ऐसा मॉलिक्यूल ढूंढना होता है जो अवेलेबल हो मार्केट में, ठीक है। फिर वो जब आपके पास इनिशियल कंपोनेंट्स आ जाते हैं फिर आप उसके ज़रिए से फिर इसको सिंथेसाइज कर लेते हैं। सो इन द प्रीवियस स्लाइड, जो पिछली स्लाइड थी उसमें मैंने डिस्कस किया था कि इथाइल एसीटेट को हम किस तरह से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने उसको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक किया था, विच वाज एसिटिक एसिड
दैट इज इथेनोइक एसिड एंड सेकंड वाज इथेनॉल, राइट। सो हमने उसको इथेनोइक एसिड और इथेनॉल में ब्रेक किया था। और इथेनोइक एसिड और इथेनॉल जो है वो दोनों ऐसे केमिकल्स हैं, दोनों ऐसे रिएजेंट्स हैं जो कि इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं। तो इससे हम जो है वो इथाइल एस्टर बहुत इजीली बना सकते हैं। अच्छा, ये बेसिकली क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है, ये रिवर्स हो जाता है। तो इसमें हमें जो है वो कुछ चीज़ें और भी प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो सिर्फ हमें दिख रहा होता है सिर्फ वही नहीं होता। यानी कि अगर मुझे बिरयानी में राइस दिख रहे हैं और मीट दिख रहा है तो सिर्फ वही नहीं है, बल्कि उसमें कुछ हमारे पास मसाले, सॉल्ट और ये सारी चीज़ें भी डली हुई होती हैं जो कि उसको मुकम्मल कर रही होती है, कंप्लीट कर रही होती है। तो सिमिलरली ये रिएक्शन जब तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक हम इसको हीट प्रोवाइड ना करें, ठीक है, और हम इसमें कैटलिस्ट यूज़ ना करें, ठीक है। हम यहाँ पर एसिड जो है वो एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यूजुअली यूज़ कर रहे होते हैं लैब्स में जब हम इसको प्रिपेयर करते हैं, तो हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, क्योंकि सिंथेसिस की बात हो रही है और हीट भी हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक बात मैं बता दूं कि जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे काम कर रहे होते हैं तो हम डायरेक्टली फ्लेम पे हीट नहीं देते हैं, क्योंकि यूजुअली जो है वो, बल्कि मोस्टली ऐसा होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो फ्लेम को पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो वो बर्न हीट को, मतलब फ्लेम को पकड़ लेते हैं, तो हमें यूजुअली जो है वो वाटर बाथ वगैरह का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो ये भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो अब जब हम एसिडिक एसिड को और इथेनॉल को मिक्स करके उसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे और उसके बाद उसको वाटर बाथ पे हीट देंगे, तो वी विल गेट विद इथेनोइक इथाइल एसिटेट, ठीक है, यानी कि एक ईस्टर हमें मिल जाएगा इथाइल एसिटेट। और इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं इसकी स्मेल से, इसकी थोड़ी फ्रूटी स्मेल होती है, ठीक है। उसके अलावा हमें जो है वो बाय प्रोडक्ट के तौर पे वाटर भी यहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहला काम क्या हुआ, कोई भी न्यू कंपाउंड, अब ये तो इथाइल एसिटेट तो ऐसा कंपाउंड है जो कि यूजुअली लैब में बनाया जा रहा होता है। जो लोग भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनका बेसिकली प्रैक्टिकल्स में ये शामिल होता है, तो इसलिए मैंने ये एग्जांपल उठाई थी कि बच्चे ज़्यादातर इससे रिलेट कर सकेंगे। अब ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि जब भी हमें कोई सिंथेसिस करने के लिए कोई कंपाउंड दिया जा रहा है तो वो ये बहुत आसान सा, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी हो सकता है, तो उसके लिए जो है वो हम रिट्रोसिंथेसिस करके फिर उसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है वो आगे चलते हैं फिर। इससे पहले कि हम फर्दर रेट्रोसिंथेसिस को डिस्कस करें, हम कुछ बेसिक चीज़ों को गो थ्रू करें, क्योंकि अगर हमें कुछ बेसिक चीज़ें आती होंगी ना तो हमारे लिए रेट्रोसिंथेसिस का टॉपिक बहुत आसान होने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर हमें बेसिक चीज़ें नहीं आती, हमें बेसिक केमिस्ट्री ही नहीं आती, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैंने आपके इससे एक जनरल आइडिया डिस्कस कर लिया है, ठीक है, कि रेट्रोसिंथेसिस है क्या, बेसिकली सिंथेसिस क्या है, रेट्रो क्या है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ बेसिक केमिस्ट्री डिस्कस करती जाऊंगी, ठीक है, उसमें ये मैं एक बेसिक चीज़ डिस्कस कर रही हूँ। अच्छा, एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इसकी हैसियत बहुत है मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ना, क्योंकि अगर आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो आपकी आधे से ज़्यादा जो रिएक्शन केमिस्ट्री है, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म की जो केमिस्ट्री है वो आपकी समझे ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है उसके लिए ना, क्योंकि आपको जब पता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या है और इलेक्ट्रोफाइल का क्या है, तो आप जब मैकेनिज्म को प्रिपेयर करने जा रहे होते हैं या आप सिंथेसिस को प्रिपेयर बनाने कर रहे होते हैं, सिंथेसिस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको आइडिया होता है कि यार मैं ये वाला रिएजेंट यूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उसमें जो है वो ये किस तरह से एक्ट करेगा और जो अपोजिट रिएजेंट है वो किस तरह से एक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल, बेसिकली व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशी होती है जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते या कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये वो इस तरह से। अब यहाँ पर आप देखें कि इथेनोइक एसिड या एसिडिक एसिड अपना लोन पेयर जो है वो किसको दे रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, ये अच्छा आपको जो है ना
इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ आपको एरोस का भी पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये जो ये वाला एरो है, ये बेसिकली कर्ली एरो है। उसके अलावा okay, let me highlight. This arrow is curly arrow, right? And this is equilibrium, or we can say equilibrium arrow, right? कि ये जो बेसिकली रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये आगे भी जा सकता है, पीछे भी आ सकता है, अगर आप थोड़ी सी कंडीशंस को डिफरेंट कर देंगे तो। अब आप ये देखो कि ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है, अगर आपको नहीं पता एरोस के बारे में, कि आपको न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का नहीं पता, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूँगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा प्रोटॉन के पास, ठीक है। या इस वक्त ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, और दिस प्रोटॉन इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ये प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट कर रहा है, और ये जो है वो इलेक्ट्रॉन का जो लोन पेयर है एसिटिक एसिड से एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हो रहा है क्या है कि जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये वाला कार्बन है, ये थोड़ा सा मोर एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये तो इसका जो शिफ्ट है वो ऑक्सीजन की तरफ चला जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव उसमें खुश नहीं रहता। ऑक्सीजन वॉन्ट्स टू बी न्यूट्रल और नेगेटिव, ठीक है। वो न्यूट्रल रहेगा या फिर नेगेटिव रहना पसंद करेगा, पॉजिटिव रहना पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से वो क्या करता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है डबल बॉन्ड की, इसको अपनी तरफ पुल कर रहा होता है, ठीक है। जिसके नतीजे में ये वाला कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन, ये थोड़ा सा और इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है, जिसकी वजह से जो अल्कोहल का ऑक्सीजन है वो अपना लोन पेयर इसको देता है, ठीक है। जिसके नतीजे में क्या होता है कि हमारे पास जो अल्कोहल का ऑक्सीजन है, अब वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब लेकिन मसला ये है कि वो भी पॉजिटिव रहना तो नहीं चाहता ना, क्योंकि हमें ये बात पता है कि ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव रहना पसंद नहीं करता। तो क्या होगा कि अब यहाँ से जो हमारे पास ये बचा था सल्फोनेट ग्रुप, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर अगेन इस प्रोटॉन को दे देगा, और ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर वापस लेके जो है वो ईथर की फॉर्म में, यहाँ पर बेसिकली नॉट ईथर बट आर फंक्शनल ग्रुप आ गया है, ठीक है, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने अपना लोन पेयर से इस प्रोटॉन को दिया, ठीक है, और प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, जिसके नतीजे में अगेन ऑक्सीजन जो है वो बड़ा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और इसने क्या किया, ये अपना लोन पेयर यहाँ शिफ्ट कर देगा, और यहाँ से ये जो है वो वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, -H2O हो रहा है, ठीक है। और फिर अगेन ये अब क्या करेगा, क्योंकि हमें एक बात पता है कि कैटलिस्ट जो होता है वो रीजनरेट हो जाता है, ठीक है ना। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड ने यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट एक्ट किया है, यहाँ पे इसने अपना प्रोटॉन लिया था, तो एट द एंड इसने अपना प्रोटॉन वापस ले लिया है, ठीक है। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का क्या यहाँ पर है कि उसने आपको कर्जा दे दिया, लेकिन अब आपको कर्जा वापस भी तो करना है ना, ठीक है, तो वो वाली कंडीशन, तो उसके बाद आपको ये मिल गया, सही। सो यू मस्ट नो कि व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। कौन से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करते हैं, कौन से कंपाउंड्स हैं जो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं, ठीक है। कौन सी चीज़ें इलेक्ट्रॉन रिच हैं, कौन सी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि कर्ली एरोस क्या होते हैं, ठीक है, मतलब एरोस का आपको पता होना चाहिए। बेसिकली रेट्रोसिंथेसिस के लिए नहीं पता होना चाहिए, वैसे भी आपको पता होना चाहिए अगर आप एक ऑर्गेनिक केमिस्ट हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट को तो डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और एरोस के बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा उसको फंक्शनल ग्रुप की केमिस्ट्री भी आनी चाहिए, ठीक है, जो भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी केमिस्ट्री पता होनी चाहिए। वैसे मैं आपको बताऊँ, अगर आपको न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का आइडिया है ना, तो आपके लिए फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री, रेट्रोसिंथेसिस ये बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसका आइडिया नहीं है ना, तो मैं कहती हूँ जितने भी लोग हैं जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मसला होता है,
तो उन्हें पहले अपना न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का कॉन्सेप्ट सही करना चाहिए, यानी उन्हें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी क्या है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी क्या है, कौन सी चीज़ किस पे अटैक करेगी, कौन सी चीज़ क्या डोनेट करेगी। ये आपको जब आइडिया हो जाएगा ना, तो आपके लिए आगे की ज़िंदगी बहुत आसान होगी। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था मेरा। ठीक है, इंशाल्लाह हम रिट्रोसिंथेसिस पे आगे डिटेल में जाएंगे। ठीक है, सारा कुछ पढ़ेंगे, कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन क्या होती है और सारा कुछ हम आगे पढ़ेंगे। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि बताना ज़रूरी था, जो कि स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि क्या। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया ना, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि भाई आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया है, और अगर इसमें कोई खामी भी आपको नज़र आ रही है तो प्लीज़ वो भी बता दीजिएगा ताकि मैं उसको दुरुस्त कर लूँ। ठीक है, उसके अलावा इस वीडियो को जो है वो अपने फ्रेंड्स और जो भी आपके कोलीग्स वगैरह हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली पढ़ना चाहते हैं या केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई टॉपिक प्रिपेयर कर दूँ, ठीक है, आप कुछ भी और पढ़ना चाहते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं आपके लिए वीडियो प्रिपेयर करूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।